आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच 3 दिन पहले ही सीज फायर टूटता हुआ दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान के एक कार्गो शिप पर मिसाइल से हमला किया। यह कार्गो शिप मलेशिया से ईरान जा रहा था। ओमान की खाड़ी के पास अमेरिकी नेवी की ओर से इस शिप को रुकने के लिए कहा गया, लेकिन ईरानी शिप ने अमेरिकी नेवी की बात नहीं मानी, जिसके बाद अमेरिकी जंगी बेड़े ने ईरानी शिप के इंजन रूम में मिसाइल दाग दी, जिससे ईरानी शिप रुक गया। फिलहाल शिप अमेरिका के कब्जे में है। Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. और यहाँ पर आपने सुना किस तरह से इस जहाज को रुकने के लिए कहा गया। मोटर वेसल टॉस्का, यानी कि इस जहाज का नाम टॉस्का था, जिसको रुकने के लिए कहा जा रहा था। और उन्होंने कहा था कि इंजन रूम खाली कर दीजिए। ये वार्निंग दी गई थी, चेतावनी दी गई थी, क्योंकि फायर किया जाने वाला था इंजन रूम के अंदर। तो ये वार्निंग शॉट्स एक के बाद एक दागे जा रहे हैं। और ये जो जहाज आप देख रहे हैं, ईरानी जहाज है, जिसका नाम है टोस्का, और ये मलेशिया से ईरान जा रहा था, जब इसे ओमान की खाड़ी के पास ही रोक दिया गया, यानी कि हॉर्मुज घुसने से पहले, जहां पर अमेरिका की नाकेबंदी है, और वहां पर वार्निंग शॉट्स दागे गए 1 2 3। उसके बाद फिर वायरलेस से इनको बताया गया कि आप इंजन रूम खाली कर दीजिए, क्योंकि हम इंजन रूम के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, फायरिंग करने जा रहे हैं। Motor Vessel Tosca. तो अमेरिकी सैनिक यहां पर हमला करते हुए नजर आए। पहले उसने ईरान की कार्गो शिप को वार्न किया कि आप यहां से नहीं जा सकते, वापस हो जाइए, वापस हो जाइए, वापस हो जाइए। 3 बार वार्न किया गया और उसके बाद अमेरिकी सैनिक ने यहां पर इंजन रूम में मिसाइल दाग दी है। तस्वीर देख रहे हैं कि ये वार्निंग शॉट्स दागे जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हाई कैलिबर गन्स होते हैं। हाई कैलिबर गन्स के जरिए ये दागा गया था, क्योंकि हालांकि अगर मिसाइल होता तो ये जहाज ही पूरी तरह से डैमेज हो जाता और आप समझ सकते हैं कि जहाज डूब सकता था। तो इसीलिए इनके पास कुछ इस तरह के एक मीडियम कैलिबर के हथियार होते हैं। मीडियम कैलिबर के हथियारों के जरिए इंजन रूम पर हमला किया गया था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आखिर हुआ क्या था। अब ये अटैक की बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये देखो धुआं उठता हुआ तो दिख रहा है आपको। ये ठीक इंजन रूम में जो दागे गए थे शॉट्स, जो फायरिंग की गई थी, उसके बाद ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और दूर देख सकते हैं कि जो अमेरिकी जहाज है, जहां से फायरिंग की गई थी, दूर वो जहाज है, ईरान का जहाज, जो कार्गो लेकर, सामान लेकर मलेशिया से ईरान की ओर जा रहा था, जब उसे हॉर्मुज की खाड़ी से ठीक बाहर गल्फ ऑफ ओमान में रोका गया, जहां पर अमेरिका की नाकेबंदी है। और ये जहाज जरा करीब से आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो अमेरिकी जहाज है इस जहां ईरानी कार्गो शिप के साथ जा रहा था, और लगातार वार्निंग शॉट दिए जा रहे थे। वायरलेस पे बताया जा रहा था कि आप इस नाकेबंदी को पार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब यह जहाज नहीं माना तो उसके बाद उन्हें बताया गया कि आप अपने इंजन रूम को खाली कर दें। अब इंजन रूम को खाली करने के बाद फिर उसके बाद फायरिंग की गई। लेकिन ये जो तस्वीर है, इस पूरे हमले के दौरान आप देख सकते हैं कि कितना तनाव बढ़ गया था। और दूसरी बात है कि जो सीज फायर है उसको खत्म होने में बस कुछ दिन बचे हुए हैं। ठीक उससे पहले ये जो तस्वीर, ये जो वीडियो सामने आया है, ये आने वाले बातचीत को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि क्या ईरान मेज पर आएगा और बात करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये एक बयान भी आ गया, जिसमें कहा गया है कि टोस्का, जो ईरानी शिप है, इसको रोका गया था, और ईरानी शिप को रोककर उसे रोकने के बाद बताया गया कि आप इस जगह से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने यहां पर नाकेबंदी करके रखी हुई है। और Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. और बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका के कई वॉरशिप पर हमला कर दिया है। ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि उसने ड्रोन से अमेरिकी जंगी बेड़ों को निशाना बनाया। ईरान ने यह कार्रवाई अमेरिकी नेवी के एक्शन के जवाब में की है। पहले अमेरिकी नेवी ने ईरान के कार्गो शिप पर अटैक किया,
जिसके बाद ईरान ने ड्रोन से हमले का दावा किया है। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से इस हमले की पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच ईरान के उपराष्ट्रपति ने यह कहा कि इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। अब या तो फ्री ऑयल मार्केट सभी के लिए होगा, वरना इसकी कीमत हर कोई चुकाएगा। इससे साफ मतलब यह है कि अगर हॉर्मुज ने अमेरिका ने नाकेबंदी खत्म नहीं की तो ईरान बहुत बड़ा कदम आने वाले दिनों में उठा सकता है। और बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका के कई वॉरशिप पर हमला कर दिया है। ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि उसने ड्रोन से अमेरिकी जंगी बेड़ों को निशाना बनाया। ईरान ने यह कार्रवाई अमेरिकी नेवी के एक्शन के जवाब में की है। पहले अमेरिकी नेवी ने ईरान के कार्गो शिप पर अटैक किया, जिसके बाद ईरान ने ड्रोन से हमले का दावा किया है। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से इस हमले की पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच ईरान के उपराष्ट्रपति ने यह कहा कि इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। अब या तो फ्री ऑयल मार्केट सभी के लिए होगा, वरना इसकी कीमत हर कोई चुकाएगा। इससे साफ मतलब यह है कि अगर हॉर्मुज ने अमेरिका ने नाकेबंदी खत्म नहीं की तो ईरान बहुत बड़ा कदम आने वाले दिनों में उठा सकता है। और यह हमला उस वक्त हुआ है जब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की तैयारी चल रही है। दूसरी दौर की बातचीत से ठीक पहले यह घटना हुई है। अमेरिका ने अपने डेलीगेशन को भेजने का ऐलान कर दिया था, लेकिन इन हालात के बीच ईरान ने बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का मसौदा तैयार हो चुका था। इस्लामाबाद में पूरी तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन ईरान ने यह कहकर दूसरे राउंड की बातचीत खारिज की है कि अमेरिका जो डिमांड कर रहा है उसको मानने के लिए वो तैयार नहीं है, यह मुमकिन ही नहीं है। ईरान के शिप पर अमेरिका का हमला, माहौल बिगड़ा। Motor vessel Toska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. इस्लामाबाद में बातचीत का इंतजार, समंदर में घातक वार। ट्रंप का हमला, ईरान का पलटवार, संकट में सीज फायर। मिडिल ईस्ट में माहौल अचानक से बदल गया है। बातचीत की उम्मीदों को फिर बड़ा झटका लगा है और उसकी वजह है अमेरिका का यह हमला। अमेरिका ने ईरान के झंडे वाले शिप पर मिसाइल से हमला किया है। ईरान के झंडे वाला शिप टोस्का ओमान की खाड़ी से गुजर रहा था। ये कार्गो शिप मलेशिया के पोर्ट क्लेन से ईरान की तरफ जा रहा था। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस स्प्रूनेंस ने टोस्का को चेतावनी दी। ईरानी वॉरशिप ने यूएस वॉरशिप की चेतावनी अनसुनी कर दी। अमेरिकी वॉरशिप ने मिसाइल से ईरानी शिप पर हमला कर दिया। हमले के बाद ईरानी शिप को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका का ये वही वॉरशिप यूएसएस स्प्रूनेंस है जिसने ईरान के शिप टोस्का पर मिसाइल से हमला करके उसके इंजन रूम में छेद कर दिया। Motor vessel Toska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. अमेरिकी वॉरशिप के इस एक्शन की जानकारी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दी। ट्रंप ने लिखा, आज ईरान के झंडे वाला टोस्का नाम का एक कार्गो शिप जो लगभग 900 फीट लंबा और लगभग एक एयरक्राफ्ट कैरियर जितना वजनी था, हमारे नेवल ब्लॉकेट को पार करने की कोशिश कर रहा था और ये उनके लिए ठीक नहीं रहा। यूएस नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रूनेंस ने टोस्का को ओमान की खाड़ी में रोका और उन्हें रुकने की चेतावनी दी। ईरानी क्रू ने सुनने से मना कर दिया, इसलिए हमारे नेवी शिप ने इंजन रूम में छेद करके उन्हें वहीं रोक दिया। अभी अमेरिकी मरीन के पास शिप की कस्टडी है। टोस्का पर अमेरिकी ट्रेजरी ने प्रतिबंध लगाया है क्योंकि उसकी पहले की गैर कानूनी हरकत का इतिहास है। शिप की पूरी कस्टडी हमारे पास है और हम देख रहे हैं कि शिप पर क्या है। ओमान की खाड़ी में हुआ एक्शन सीज फायर पर बहुत बड़ा प्रहार है। अमेरिका एक तरफ डेलीगेशन इस्लामाबाद भेजने का ऐलान कर रहा था, दूसरी तरफ ईरान के शिप पर हमला कर रहा था। इस हमले से पहले खबरें आ रही थीं कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का एजेंडा लगभग तय हो गया है। दोनों देशों के बीच यूरेनियम संवर्धन के लिमिट और टाइमलाइन पर बात होनी थी। संवर्धित यूरेनियम को हटाने या बदलने पर भी बात होनी थी। ईरान के परमाणु प्लांट की पूरी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी,
होर्मुज स्ट्रेट को फिर से पूरी तरह खोलना, दोनों देशों के बीच दुश्मनी का अंत और अमेरिकी सैनिकों की वापसी। इसके साथ साथ ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर भी बात होनी थी। हालांकि ईरान बार बार कह रहा था कि वो अभी इस्लामाबाद में बातचीत के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ईरान ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका सीज़फायर की शर्तों का ठीक से पालन नहीं कर रहा। युद्ध विराम हुआ तो था, लेकिन वो अधूरा था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर उन्होंने ईमानदारी से सीज़फायर को लागू नहीं किया तो फिर हम भी सीज़फायर की शर्तों का पालन नहीं करेंगे। हम जंग दोबारा शुरू करेंगे और फिर हम उनके साथ बातचीत भी बंद कर देंगे। हम दोनों ही कदम उठाएंगे, बातचीत बंद करेंगे और जंग दोबारा शुरू करेंगे। सीज़फायर के बीच में ही अमेरिका ने भी अपने जंगी बेड़े मिडिल ईस्ट में दोबारा तैनात करना शुरू कर दिए। अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड एक बार फिर से लाल सागर में यमन के पास तैनात कर दिया है। अमेरिका के 2 जंगी बेड़े USS अब्राहम लिंकन और USS जॉर्ज W बुश पहले से ही अरब सागर में डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा अमेरिकी नेवी के कम से कम 10 फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर भी अरब सागर में चक्कर लगा रहे हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के भारी भरकम जहाज भी एक के बाद एक मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं। ईरान के साथ सीज़फायर खत्म होने से ठीक पहले ट्रंप ने ईरान को धमकाया है कि अगर बात नहीं बनी तो वो फिर से ईरान के खिलाफ वॉर शुरू कर देंगे। If there's no deal, would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting. If there's no deal, fighting resume. ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर कल यानी 21 अप्रैल की रात को खत्म हो जाएगा। उससे ठीक पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से एक तगड़ा मैसेज अमेरिका और बाकी दुनिया को उस वक्त दिया गया जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के ऐलान करने के 24 घंटे के भीतर IRCG ने हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया और वहां से गुजर रहे जहाजों पर वार्निंग शॉट्स दागे। In Persian Gulf and Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy calling on Channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepah Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. इन हालातों के बीच पाकिस्तान पिस गया है। 3 दिन से तेहरान में डेरा डालकर बैठे आसिम मुनीर खाली हाथ ही लौटे हैं। इसके बाद रविवार की रात को शहबाज शरीफ ने पेजेशकियान से फोन पर बात कर उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन इन सारी कोशिशों पर ट्रंप ने पलीता लगा दिया। ईरान को इस हमले का अंदाजा हो गया था, इसलिए उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी। हम हर तरह के हालात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम बातचीत की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे दुश्मन ने मामूली सी भी गलती की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम पूरी ताकत से दुश्मन को जवाब देंगे। हम चाहते तो नहीं, मगर दुश्मन ने जंग हम पर थोपी तो फिर हम पूरी तरह से रेडी हैं। हमारी सेनाएं हमेशा तैयार हैं। उन्होंने दुश्मन के इरादे नाकाम करने की पूरी तैयारी कर रखी है। इस्लामाबाद में रेड कारपेट बिछा हुआ है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर ओमान की खाड़ी तक जो हो रहा है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अगले 24 घंटे में गोला बारूद की आंधी फिर आ सकती है। अब हालांकि अभी बातचीत की गुंजाइश बनी हुई है, क्योंकि कई तरफ से कोशिशें की जा रही हैं और इस बीच ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत का मसौदा तैयार हो गया, जिसमें कुछ शर्तें तय कर दी गई हैं कि आखिरकार किन शर्तों पर बातचीत हो सकती है। जिसमें आपको बता दें, अमेरिका की ओर से यूरेनियम संवर्धन पर 20 साल का बैन, जबकि ईरान चाहता है कि 5 साल तक ही हम मान सकते हैं। अगर आप बैन लगाने की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो हम नहीं मानने जा रहे हैं। हालांकि आपको याद होगा कि पिछली बार जब बातचीत रुकी थी तो ये एक बहुत ही अहम प्रावधान था इस पूरे बातचीत के इस डील में। अब दूसरा है कि जो एनरिच यूरेनियम है 400 किलो का, वो यूरेनियम अमेरिका चाहता है कि ईरान उसको सौंप दे। अब $20 बिलियन की प्रॉपर्टी फ्री करें, दूसरी तरफ ईरान ने कहा है, क्योंकि $20 बिलियन की जो प्रॉपर्टी है अलग अलग देशों में सीज किया गया है, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं ईरान के ऊपर, उसकी वजह से अब हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण अमेरिका चाहता है कि उसका रहे। आप क्या कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का नियंत्रण रहे, जहां पर फ्री से यानी फ्री
आवाजाही हो सके, कोई यहां पर रोक टोक ना हो। यूएस ब्लॉकआउट हटेगा तभी अमेरिकी सैनिक वापस जाएंगे, यानी कि ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि वो तभी मानेगा जब अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटा दे। और दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि जो हॉर्मुज है, हॉर्मुज को पूरी तरह से खुला छोड़ना पड़ेगा, इसमें किसी भी तरह से कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, जो लगातार ईरान की ओर से किया जा रहा है। और अमेरिकी मीडिया के हवाले से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया है कि ईरान का पूरा कंट्रोल IRGC के हाथ में आ चुका है और अब ईरान में बातचीत के लिए कोई भी डिप्लोमेट नहीं बचा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि IRGC ही ये तय कर रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची को किसी मीटिंग में शामिल नहीं किया जा रहा। IRGC ही पूरी नेगोशिएटिंग टीम को कोऑर्डिनेट कर रहा है। अमेरिकी मीडिया ने यहां तक दावा किया है कि ईरान में जो लोग बातचीत के पक्ष में हैं, उनको पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया। तो आपको बता दें कि इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान में इस वक्त जो सत्ता है पूरी तरह से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के हाथ में आ गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है क्योंकि वहां पर इस वक्त आयतुल्लाह ख़ोमेनी के बाद कोई भी ऐसा लीडर बचा नहीं है जिसके पास पूरा कंट्रोल हो, क्योंकि IRGC अपने आप में एक अलग सत्ता है जिसका सिविलियन यानी कि नागरिक सत्ता से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो पेजिशकियन हो जो राष्ट्रपति हो या फिर अरागाची हो। क्योंकि जिस तरह से एक ऑडियो क्लिप सामने आया था जिसमें बताया जा रहा था भारतीय शिप के ऊपर हमले हो रहे थे, तब जो ईरानी नेवी है उसकी ओर से कहा गया कि किसी एक बेवकूफ ने अगर ट्वीट कर दिया है तो यह मत मान के चलिए कि हॉर्मुज खुला हुआ है। ये IRGC और ख़ोमेनी तय करेंगे, उनके सर्वोच्च नेता तय करेंगे कि हॉर्मुज खुला है या बंद है। और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल सऊदी अरब के दौरे पर हैं। डोवाल ने रियाद में विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और सऊदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर मुसायद बिन मोहम्मद अल एबनिस से मुलाकात की है। साथ ही डोवाल ने सऊदी के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान से भी बात की है। यह मुलाकात 19 अप्रैल को हुई है। इन बैठकों में भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा देने पर विचार किया गया है। रियाद में भारतीय दूतावास ने इस दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि बैठकों के दौरान डोवाल ने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय स्थिति, आपसी हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा की है। 2 महीने के अंदर अजीत डोवाल का यह दूसरा सऊदी अरब दौरा है, जिसे बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही लो प्रोफाइल दौरा रहा जिसके बारे में जानकारी खुलकर नहीं आई सामने। लेकिन जब यह दौरा हो गया उसके बाद ये खबर आ रही है तो वाकई ये माना जा सकता है कि बहुत अहम बातचीत हुई है। बात करेंगे बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए अब 3 दिन ही बचे हैं। पहले फेज के लिए कल चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में सभी पार्टीज वोटर्स को लुभाने में लगी हुई हैं। आज बंगाल के रण में रैलियों का सोमवार है, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज एक रैली और 2 रोड शो करने जा रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की भी आज बंगाल में 3 सभाएं होने वाली हैं। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी आज कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी, जहां स्मृति के निशाने पर ममता सरकार होगी। अब इससे पहले रविवार को बंगाल चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने विष्णुपुर, पुरुलिया, झारग्राम और मेदिनीपुर में रैलियां की हैं, रोड शो और जनसभाएं भी की हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल के गिरने के बाद पहली बार बंगाल पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी और बिल गिराने को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। बंगाल के रण में प्रचार धुआंधार, रैलियों का सोमवार। भारत माता की। झारग्राम में झालमुड़ी का स्वाद, प्रचार में पीएम का अलग अंदाज। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? हाँ, जो भी है बना दो। बंगाल चुनाव में प्रचार का जोर, रैली, जनसभा और मंच माइक का शोर। बंगाल ये जनता का आक्रोश है। इस युग की जो बेटी है, अब घर के अंदर आप उनको नहीं रख सकते।
बंगाल चुनाव में धुआंधार प्रचार का दौर जारी है। रविवार को पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। 4 सभाएं और रैलियों के साथ साथ पीएम मोदी के रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। इसके बाद पीएम के अंदाज ने विरोधियों की नींद उड़ा दी। पल पल का हिसाब देना पड़ेगा। 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। मोदी एक तरफ अपने भाषण और रैलियों में ममता राज की खामियां गिना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि वोटर्स का रुख पलटने का करिश्मा सिर्फ और सिर्फ उनके पास है। बंगाल के रण में पीएम मोदी के पब्लिक कनेक्ट की झलक देखकर विरोधी दंग रह गए। पीएम मोदी ने झारग्राम में रैली करने के बाद अचानक सड़क पर अपना काफिला रुकवा दिया और बंगाल के प्रसिद्ध झालमुड़ी खाने के लिए दुकान पर पहुंच गए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पीएम मोदी ने यहाँ स्थानीय लोगों से संवाद भी किया। यही खाएंगे। वहीं दुकानदार से झालमुड़ी खरीद कर खाए। जाल ज्यादा है, कोई बात नहीं भाई, हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना? 10 रुपए देना है। दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। प्याज खाते हैं आप? हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। पीएम मोदी ने झालग्राम में झालमुड़ी खाकर जनता का दिल जीता, तो पुरुलिया की सभा में पीएम मोदी की माताजी की तस्वीर लेकर पहुंची एक बच्ची को देखकर पीएम ने भाषण रोककर पहले उस बच्ची की चिंता की और मां की याद में भावुक हो गए। बेटी आप थक जाओगी, वो बेटी कुछ चित्र लेके आई है, कलेक्ट कर लीजिए भाई। बेटी थक जाओगी आप, कब से आप हाथ ऊपर करके खड़ी हो। मुझे यहां से दिखता भी नहीं है बेटी है कि बेटा है, इतनी छोटी बालिका है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं आपका बहुत आभारी हूं बेटा, आप तो मेरे मां का चित्र लेकर के आए, आप मुझे भावुक बना देते। रविवार को बंगाल चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे मोदी ने विष्णुपुर, पुरुलिया, झारग्राम और मेदिनीपुर में रैलियां, रोड शो और जनसभाएं की। पीएम मोदी पार्लियामेंट में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के बाद पहली बार बंगाल पहुंचे थे। बंगाल में पहले फेज का चुनाव 23 अप्रैल को है। ऐसे में पीएम मोदी ने बिल गिराने को लेकर ममता बनर्जी को सीधे सीधे निशाने पर लिया। बांकुरा के विष्णुपुर की जनसभा में पीएम ने कहा कि ममता बनर्जी ने महिलाओं का हक छीना है, अब बंगाल की महिलाएं ममता को इसकी सजा दें। टीएमसी वालों को पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। महिलाओं के आरक्षण के लिए तो देश की संसद ने कानून बनाया है, अब समय आ गया है, देर नहीं होनी चाहिए, उसको बस लागू करना है। लेकिन टीएमसी को ये पसंद नहीं आ रहा है। मैं बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा, अब टीएमसी को सजा देनी है, अब टीएमसी को बड़ी सजा देनी है। महाजंगल राज को महासजा मिलनी चाहिए। इस युग की जो बेटी है, अब घर के अंदर आप उनको नहीं रख सकते। पीएम मोदी ने टीएमसी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए हमला किया, तो बंगाल के रायगंज में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने महिला बिल के खिलाफ वोट करने पर टीएमसी को जमकर लताड़ा। कंगना ने रायगंज में रोड शो किया तो भीड़ उमड़ पड़ी।
कंगना की एक झलक पाने को लोग बेताब दिखे। मंडी से बीजेपी के सांसद बंगाल पहुंची तो तेवर तीखे कर लिए। जनता का आक्रोश है, सारे जो है भाई बहन रास्ते पे आए हैं। इन लोगों ने सारी देश की महिलाओं की पीठ में जो है छुरा घोंपा है। और देखिए, अपना कैमरा जनसैलाब की तरफ करिए, यहाँ से कैमरा जनसैलाब की तरफ करिए, पीछे देखिए, पीछे देखिए। ये जो है, ये जनता का आक्रोश है, सारे जो है भाई बहन रास्ते पे आए हैं। और अब की बार जो है ममता को जो है उसके कुशासन को, उसके अन्याय को, यहाँ बेटियां भी सेफ नहीं है। बेटियों को कहते हैं 8 बजे के बाद बाहर मत जाना, अगर रेप होता है तो कहते पैसे ले लो, लेकिन न्याय नहीं मिल सकता। घुसपैठियों के आगे जो है घुटने टेक दिए हैं ममता ने। तो इन्होंने सारी देश की बेटियों का भविष्य जो है खत्म करने की जो साजिश की है उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। बीजेपी के एक एक स्टार प्रचारक के निशाने पर ममता और उनकी टीएमसी है। पीएम मोदी ने ममता के 15 साल के शासन को निर्ममता बताया तो रोजी रोजगार और सरकारी योजनाओं में लूट के मुद्दे पर ममता को घेरा। तृणमूल की निर्ममता को 15 साल पूरे हो चुके हैं। 15 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। 15 साल में टीएमसी की निर्मम सरकार में क्या बदला? 15 साल पहले बंगाल में जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ता था वो आज देश के दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन की तैयारी कर रहा है। टीएमसी की निर्मम सरकार में युवाओं की भर्ती में लूट, स्कूल में टीचरों की भर्ती में लूट, बच्चों के मिड डे मील में लूट, मनरेगा के काम में लूट, गरीबों के घर के पैसों में लूट, गांव की सड़क में लूट, साइक्लोन की राहत में मिले पैसों में लूट, सिर्फ और सिर्फ लूट ही लूट। 15 साल में उन्होंने लूट करने में पीएचडी कर ली है। पहले चरण की वोटिंग में 3 दिन बाकी हैं। प्रचार का शोर थमने के लिए केवल 24 घंटे का वक्त बचा है। उससे पहले सारी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को है और उससे पहले बंगाल वापस लौटने वालों की तादाद बढ़ चुकी है। इसका असर बंगाल जाने वाली ट्रेन पर भी देखा जा रहा है, जिसमें भारी भीड़ इस वक्त चल रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसमें बाकायदा स्पेशल ट्रेन चल रही है, जिससे बड़ी तादाद में लोग वापस पश्चिम बंगाल लौट रहे हैं। तो वहीं मुंबई और सूरत में भी बड़ी संख्या में बंगाल जाने वाले ट्रेन में भीड़ बढ़ चुकी है। बंगाल जाने वाला हर शख्स इस वक्त यही कह रहा है कि वो अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने जा रहा है। ज्यादातर लोग इस बात से डरे हैं कि अगर वोट नहीं दिया तो उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव पर सबकी नज़र है। अब कुछ ही दिन बचे हैं और दिल्ली समेत जो बड़े शहर हैं यहाँ से भी अब लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। तो अभी वोट डालने जा रहे हैं। हाँ, वोट डालने जा रहे हैं। क्या कोई डर भी है क्या कि अगर वोट नहीं डालेंगे तो कहीं नाम वगैरह में दिक्कत आगे हो जाए? क्या बातचीत हो रही है आप अपने जो लोगों से? बात वो सब नहीं होता है कि वोट डालने के लिए जा रहे चुनाव में। हाँ जी। कोई अचानक से बना आपका प्लान या पहले से था कि अभी वोट डालने जाना ही है? पहले से डालने की जरूरत है। अभी टाइम हो गया, चला जा रहा। चुनाव के लिए जा रहे खास या क्या चीज़ है? नहीं, शुद्ध वोट डालने के जा रहे। वोट डाल के मैं आ जाऊंगा 4-5 तारीख को। बंगाल का बंदा तो सारे जा रहे हैं, जितना बंगाल का है सारे जा रहा है। जो बाहर रहते हैं, बाहर जो रहता है बंगाल का बंदा, सब लोग ही जा रहा है। वोट देना भी जरूरी है ना, गाँव में तो रहना है ना, इसलिए तो जब जानी है। नाम आ गया आपका लिस्ट में? आ गया। यही तो बोला है। क्या बोला है? नाम कट जाएगा, वोट नहीं दोगी तो। ये बोला है गाँव में कि अगर नहीं आओगे तो नाम कट जाएगा।
गुजरात से भी बड़ी तादाद में लोग बंगाल की ओर लौट रहे हैं। सूरत के उधना स्टेशन पर रविवार को यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग तक करना पड़ा। अब रेलवे के मुताबिक कुछ यात्री बैरिकेड पर चढ़कर स्टेशन में एंट्री ले रहे थे, जिससे भगदड़ की स्थिति बनने के खतरा था। इसी को रोकने के लिए पुलिस को बैरिकेड पर लाठियां चलाई और रेलवे के मुताबिक रविवार को करीब 21,000 यात्रियों को सूरत से उनके घर भेजा गया है। सूरत से जयनगर के लिए एक स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है। और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से पश्चिम बंगाल जाने के लिए रात 10 बजे शालीमार एक्सप्रेस निकलती है। इस ट्रेन के जनरल डब्बे में सवार होने के लिए लोग दोपहर से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। बंगाल जा रहे लोगों ने बताया कि हर शख्स पश्चिम बंगाल में अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहा है। कुछ यात्रियों का यह भी कहना है कि अगर वो वोट देने नहीं गए तो उनके आने वाली पीढ़ियों का नाम सरकारी दस्तावेजों से मिटा दिया जाएगा। बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं, लेकिन पूरे देश में जो भी बंगाल से बाहर गए हुए लोग काम करने के लिए गए हुए हैं, वो भी बड़ी संख्या में बंगाल जा रहे हैं और सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, उपयोग करना है, अपना वोट देना चाहते हैं। वोट देने जा रहे हैं, खास करके वोट देने जा रहे हैं। मतलब अब मान लीजिए अगर पिछले साल की बात करें तो इस वक्त गए नहीं थे आप, बंगाल नहीं गए ना, वोट हुआ था, हम तो आया तो 2 महीने हो रहे, वोट देने जा रहे हैं। हाँ। कोई डर भी है क्या कि नहीं जाएंगे, वोट नहीं देंगे तो नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट से? नहीं जाने होगा, मेरा भाई तो खुद पंचायत मेंबर है, इसीलिए हम नहीं गया तो दूसरा कोई बात उठेगा। नहीं, मैं लोग सरकार का वो हिसाब से जाएगा ना, वोट देना जरूरी है ना, वोट देना जरूरी है। सेंस हो गया तो राज्य का हाल बहुत उस पर चेंज करने के मूड में। हाँ। कौन सा जिला है तुम्हारा? नोदिया। नोदिया। कोलकाता जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं या इलेक्शन के लिए जा रहे हैं? क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं इलेक्शन के लिए वोट के लिए। सर इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ममता वापस? हाँ, ममता वापस। वहाँ पे बहुत लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट गया, तो ये दिमाग में भी डर भी है क्या कि नहीं गए, वोट नहीं डाले तो नाम कट जाएगा? वही तो सोच के तो जा रहा है गाँव। ये इलेक्शन तो करना पड़ेगा ना, इसके लिए तो ये पहले वोट देगा, फिर वो भला ही चलता है। फिर 2 महीना 3 महीना गाँव छोड़ के आता हूँ, अभी जा रहा हूँ, इलेक्शन है इसलिए जा। कहाँ ज्वेलरी दुकान में फिल्मी अंदाज में लूट हुई। इंदौर में युवती से बदसलूकी करने वाले को क्या सजा मिली और कहाँ थार वाले ने स्टंट करके तांडव मचा दिया। देखिए नॉनस्टॉप अंदाज में एक्शन पैक्ड खबरें इस रिपोर्ट में। कुल 5 बदमाश थे। 3 दुकान के अंदर घुसे, जबकि 2 बदमाश दुकान के बाहर खड़े रहे। दुकानदार को लूटा, जमकर पीटा। आखिरकार जब दुकानदार कूदकर बाहर भागा तो लुटेरे भी वहां से 9-2-11 हो गए। सरेआम लूट की ये तस्वीरें पटना के रामकृष्ण नगर की हैं। वहां ज्वेलरी की दुकान में अपराधी 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचे। पिस्टल दिखाकर दुकानदार धनंजय को डराया। घटना के दौरान दुकान में दुकानदार के साथ 3 और ग्राहक भी मौजूद थे। सभी अपराधियों ने हेलमेट पहने थे और घुसते ही उन्होंने पिस्टल निकाल ली। सबको एक कोने में बिठा दिया। विरोध करने पर धनंजय कुमार के सिर पर पिस्टल का बट मारा गया, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा। एक एक करके बदमाश 20 लाख के सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुट गई है, ताकि लुटेरों की पहचान की जा सके। पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम भी बनाई है। युवती को सड़क पर घसीटा, वो मना करती रही, लेकिन ये युवक उसे घसीटता रहा। जब वो सड़क के बीचों बीच पहुंचा तो पब्लिक को गुस्सा आ गया और उन्होंने इस लड़के की जमकर पिटाई कर दी। युवती को सरेआम सड़क पर घसीटने की तस्वीर इंदौर के नवलखा चौराहे की है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक युवती को सड़क के एक कोने से दूसरे कोने तक जबरन घसीट रहा है। पहले तो आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन फिर लोगों का गुस्सा भड़क गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने सार्वजनिक स्थान पर ही युवती के साथ बदसलूकी शुरू कर दी।
घटना के बाद पीड़िता भंवरकुआ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने फौरन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आरोपी ने कान पकड़कर माफी मांगी। मैंने एक लड़की को बीच रोड पर मारपीट की गई थी, तो इसलिए मेरे को अब थोड़ी सजा भुगतनी पड़ रही है। इसके बाद मैं गलती दोबारा नहीं करूँगा इसी कभी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो के आधार पर भी पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है। धड़ाम से डीजे गिरा और किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिल पाया। डीजे वाली ट्रॉली में 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे। उनके भार से एक बार ट्रॉली लड़खड़ाई तो डीजे समेत नीचे आ गई। ये तस्वीरें ठाणे जिले के अमृतनगर की हैं, जहां ख्वाजा फखरुद्दीन शाह बाबा के संदल जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। जुलूस के दौरान तेज डीजे और आतिशबाजी चल रही थी, तभी अचानक डीजे पर ज्यादा भार पड़ा और उसका बैलेंस बिगड़ गया। डीजे के साथ सभी लोग नीचे गिर पड़े। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर। इस तरह से ये बेकाबू थार सरेआम स्टंट करती रही। स्टंट शुरू करने से पहले एक पुलिसकर्मी इसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गया। सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाती थार की ये तस्वीरें प्रयागराज में पुलिस चौकी के ठीक सामने सिविल लाइंस सुभाष चौराहे की है। कार के बैक शीशे पर राज लिखा है, नंबर प्लेट पर नंबर नहीं है। गाड़ी इतनी तेज नाची कि सड़क पर टायर का निशान भी बन गया। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स ड्राइवर को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं रोकी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इस बात से हैरान है कि चौकी के ठीक सामने इस तरह का स्टंट करने की हिम्मत कैसे हुई। पुलिस कार के मालिक का पता लगा रही है। हालांकि पुलिस को ये नहीं पता है कि ये वीडियो किस तारीख का है, इसलिए जैसे ये कार चक्कर लगा रही है, पुलिस भी वैसे ही चक्कर में पड़ी है। चोर सूट बूट पहनकर आया, मौका देखकर सोफे से नीला बैग उठाया और वहां से रफू चक्कर हो गया। वीडियो को फिर से देखिए, सोफे पर कीमती सामान रखा है। ये चोर बहुत देर तक आसपास के हालात टटोलता रहा। सोफे के पास कुछ महिलाएं खड़ी थीं, वो इस बात से अनजान थीं कि उनके कीमती सामान में सेंध लग चुकी है। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 49 में डायमंड क्राउन बैंक्वेट हॉल की है। हॉल में सगाई समारोह के दौरान चोर ने जिस बैग पर हाथ साफ किया, उसके अंदर 5 लाख रुपए रखे हुए थे। लड़की पक्ष वाले इस कैश से भरे बैग के साथ दूसरा सामान भी लाए थे, लेकिन चोर को पता था कि उसे क्या उठाना है। अब पुलिस हॉल में लगे बाकी सीसीटीवी के जरिए चोर की पहचान में जुटी है। स्कॉर्पियो गाड़ी ट्रैक के बीचों बीच खड़ी थी। अचानक प्लांट में से मालगाड़ी रिवर्स मोड में निकली और कार को 500 मीटर तक घसीटती चली गई। ये तस्वीरें झारखंड के बोकारो की हैं, जहां एक बड़ा हादसा होने से बच गया। थर्मल रेलवे फाटक पार कर रही एक स्कॉर्पियो को मालगाड़ी ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। गनीमत रही कि स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने वक्त रहते कार से छलांग लगा दी। ये मालगाड़ी कोयला खाली करके अचानक थर्मल पावर प्लांट के गेट को तोड़ते हुए प्लांट से बाहर निकल गई। मालगाड़ी ने ट्रैक के पास खड़ी स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मारी और उसे घसीटते हुए दूर तक ले गई। करीब 500 मीटर दूर जाकर रैक का पिछला हिस्सा बेपटरी हो जाने के कारण रुका। रैक चालक अरुण कुमार पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर जांच शुरू कर दी गई है।